अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में आज मैं आप लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो इंतहाई आसान तरीके से करवा रही हूँ। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग ऑलरेडी इसको चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ चुके हो। इससे सिर्फ आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर जो है वो कितना और कौन सा जो है वो होगा। First question, is it possible for an element to have different type of atoms? Explain. An answer, an element would have different type of atoms called isotopes. Isotopes are the atoms of an element which have same number of protons but different number of neutrons in their nuclei. There थ्री आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आप यहाँ पे कह सकते हो। फॉर एग्जांपल थ्री आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोटियम H11, ड्यूट्रियम H21 एंड ट्राइटियम H31। आंसर सुन के स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये आप लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हो। आपके चैप्टर में पेज 176 पे आइसोटॉप्स में यही लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से जो आप लोगों ने लर्न किया हुआ है वो आंसर भी लिख सकते हो। Question number 18.2, what nuclear reaction would release more energy, the fission reaction or the फ्यूजन रिएक्शन? आपने एक्सप्लेन करना है कि फिशन रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है या फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होती है, ठीक है, या अमिट होती है, क्योंकि एक फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करवाना पड़ता है, एक फिशन रिएक्शन जो है करवाना पड़ता है। आंसर, in fusion process large amount of energy released. Energy coming from the sun and stars is the result of fusion of hydrogen nuclei into helium nucleus with release of energy, ठीक है। जिस तरह एनर्जी रिलीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या आ जाता है, H21 आ जाता है, यानी कि ड्यूट्रियम आ गया, उसके बाद जो है वो ट्राइटियम आ गया, ये दोनों फ्यूज़ होंगे यानी आपस में मिलेंगे तो आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी कि हीलियम न्यूक्लियस जो है वो बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अमिट हो रहा है, प्लस एनर्जी इसमें से जो है वो अमिट हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन या दिस इक्वेशन, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज यानी कि इकट्ठे होंगे टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस अलोंग विथ 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। आप देखें ये भी आप ऑलरेडी जो है अपना जो है वो लर्न कर चुके हो इसको। अगर आप इसको जो है वो बुक से लर्न करना चाहते हो तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन वाले में ये पेज नंबर 187 पे जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें से जो है आप जाके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। पैराग्राफ की फर्स्ट 3 लाइन्स और लास्ट वाली जो आपके पास जो है 2 to 3 लाइन्स वो मिला के आपका जो है वो आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18.3, विच हैज़ मोर पेंट्रेटिंग पावर, एन अल्फ़ा पार्टिकल और अ गैमा रे फोटोन? ठीक है, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा, गैमा रेडिएशंस आर हाई एनर्जी लाइट फोटोन्स हैव मोर पेंट्रेटिंग पावर देन एन अल्फ़ा पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ देयर लार्ज स्पीड एंड न्यूट्रल नेचर। ये आपके पास देखें, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी जो है आपके चैप्टर के अंदर ही है, पेज नंबर जो है वो 178 पर जो है गैमा रेडिएशन की जो डेफिनेशन आ जाएगी, उसकी जो एक लाइन है सिंगल लाइन, और उसके बाद जो है 179 पेज पे आपके पास जो पेंट्रेटिंग एबिलिटी है उसमें से आपके पास जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी जो लास्ट लाइन है उसको मिला के लिख दोगे तो आपका जो है वो आंसर पूरा जो है वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18.4, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एक दफ़ा लॉन्ग में जो है वो बोर्ड में आ चुका है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, द स्पॉन्टेनियस
emission of radiations by unstable nuclei is called natural radioactivity। ठीक है, यानी कि स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद रेडिएशंस का क्या होना, निकलना कहाँ से, अनस्टेबल जो है वो न्यूक्लियाई से, वो क्या कहलाता है, नेचुरल जो है रेडियोएक्टिविटी कहलाता है। 3 types of radiations are usually emitted by a radioactive substance: alpha particles, beta particles and gamma rays। और ये आंसर भी आपका जो है वो पेज 176 पे नेचुरल रेडियोएक्टिविटी में जो है वो लिखा हुआ है। बस आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर है कितना। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, द प्रोसेस इन विच अ स्टेबल और and non-radioactive elements or nuclei change into unstable nuclei by bombarding with protons, neutrons and alpha particle is called artificial radioactivity। उसके बाद मैंने इसके साथ एग्जांपल दे दिया, आपके पास न्यूट्रॉन आ गया है आपके पास, उसके बाद जो है वो स्टेबल सोडियम है और उसके बाद ये अनस्टेबल सोडियम जो है वो बन गया है, साथ में जो है वो गैमा रेज जो है वो निकल रही हैं। ये आपके पास एग्जांपल आ जाएगी इसकी। अगर शॉर्ट आ जाता है तो एक ही एग्ज़ाम्पल काफ़ी है, लेकिन अगर लॉन्ग आ जाता है तो आप इसके अंदर जो है वो 2 एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो। आपके पास जो है पेज नंबर 182 पे रेडियो आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस में आपके पास ये जो है इसकी 2 एग्ज़ाम्पल्स जो है वो दी हुई हैं, तो वहाँ से आप एक और एग्ज़ाम्पल जो है इसके साथ जो है वो ऐड कर सकते हो। इसी तरह अगर नेचुरल रेडियोएक्टिविटी भी लॉन्ग में आया हुआ है तो आप उसके साथ भी जो है वो आप एक्सपेरिमेंट जो है वो लिख सकते हो। इससे जो है वो क्वेश्चन की जो है स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी और आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18.5, हाउ लॉन्ग आर यू लाइकली टू वेट टू वॉच एनी सैम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स कम्प्लीटली डिके। ठीक है, ये आपके पता है कि हम जो है रेडियो एक्टिव डिके जो है कम्प्लीटली जो है वो कभी भी वॉच नहीं कर सकते, क्योंकि हर हाफ लाइफ के बाद जो है वो एलिमेंट की कुछ ना कुछ मिकदार जो है वो बाकी जो है वो रह जाती है। आंसर देखें, द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी is random and not completely decay, so the lifetime of the unstable nuclei is unlimited and is difficult to measure. In order to observe the complete decay, we have to wait infinite amount of time। आप देखें ये भी मोस्टली जो है वो बुक के अंदर से ही जो है हाफ लाइफ के अंदर से ही जो है वो लिखा हुआ है। बस मैंने इसके साथ जो है आपको ये बता दिया है यहाँ पे कि आपका आंसर जो है वो कितना जो है वो सही जो है वो माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18.6, which type of natural radioactivity leaves the number of protons and number of neutrons in the nucleus unchanged। यानी कि कौन सा जो है वो ऐसा जो है वो डिके है जिसके अंदर जो है डिके होने के बाद भी जो है वो उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में जो है वो चेंज नहीं आता। तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में आपने गैमा डिके पढ़ा था, आप पूरा वहाँ से गैमा डिके भी जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, इन गैमा डिके प्रोसेस द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन द न्यूक्लियस रिमेन्स अनचेंज्ड। उसके बाद एग्जांपल दी हुई है, कोबाल्ट 60 ली है हमने और ये देखें उसके बाद ये डिके होने ही वाला है, उसके बाद ये डिके हो गया तो इसका अब भी ये 60/27 है। गैमा रेडिएशंस निकल गई हैं। हमें पता है कि गैमा रेडिएशंस क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, यानी इनके ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता और साथ में जो है वो एनर्जी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 18.7, हाउ मच ऑफ 1 gram sample of pure radioactive substance would be left under आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे न्यूमेरिकल आप लोगों ने किए हैं। आप देखें इसमें ओरिजिनल अमाउंट जो है वो 1 ग्राम दी हुई है, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स जो हैं वो 4 दी हुई हैं और आपने बताना है कि वो इतने टाइम के बाद 4 हाफ लाइफ के बाद जो है वो कितना बाकी जो है सब्सटेंस जो है वो बच जाए। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सैंपल, ठीक है, एन नॉट इक्वल टू 1 ग्राम आ जाएगी। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल कैपिटल एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगी। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स इक्वल टू 4 आ जाएंगी और हमने अपना फार्मूला जो है वो लगाया है और उसका आंसर जो है कैलकुलेट कर लेंगे। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एन नॉट
इंटू 1/2 की पावर टी एन इक्वल टू, देखें एन नॉट हमारे पास 1 ग्राम है और वैसे ही 1 आ जाएगा और टी नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को शो करता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है और 1 को जो है हम 16 पे जो है वो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0625 ग्राम। ठीक है, इस तरह ये रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगी 0.0625 ग्राम आ जाएगी। हैंस द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल, ठीक है, आफ्टर 4 हाफ लाइव्स विल बी 0.0625 ग्राम। Question number 18.88 tritium H31 is a radioactive isotopes of hydrogen. It decay by emitting an electron. What is daughter nucleus? ठीक है, उसने कहा कि इसमें आपने जो है डॉटर न्यूक्लियस के बारे में बताना है जब वो उसमें से क्या है एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट हो जाता है। इसके लिए हमने इक्वेशन बना ली है। ठीक है, हमारे पास क्या था ट्रिटियम है H31 आ गया। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, इनको हमने क्या किया आपस में जो है वो फ्यूज़ करवाया है और ये हमारे पास क्या बन गया हीलियम He42। ठीक है, प्लस हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट करवा दिया। यहाँ पे आप जो है वो बीटा पार्टिकल भी जो है वो लिख सकते हो और प्लस एनर्जी जो है वो एमिट हो गई है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन ट्रिटियम इज़ अ पेरेंट न्यूक्लियस एंड हीलियम इज़ द डॉटर न्यूक्लियस। उसने आपसे डॉटर न्यूक्लियस का पूछा हुआ था तो आपने साथ ही बता दिया कि जो ट्रिटियम है वो पेरेंट न्यूक्लियस के तौर पे जो है वो एक्ट कर रहा है जबकि हीलियम क्या कर रहा है डॉटर न्यूक्लियस के तौर पे एक्ट कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन 18.9 व्हाट डिफरेंस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन एटम कैन बी obtained from its nuclide N14/7 in what way atom in N14/7 is different from the atom in N16/7। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं यानी दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले वो सिंपल पूछ रहा है आपके पास कि N14/7 में इसका स्ट्रक्चर बताएं कि कैसा है, इसमें कौन सी चीज़ें, और फिर उसने जो है वो डिफरेंस पूछा हुआ है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा N14/7 इज़ द स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन। इट शोज़ दैट नाइट्रोजन हैज़ 7 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सेकंड पार्ट आ जाएगा आपके पास, डिफरेंस आ जाएगा दोनों में आपके पास N14/7 और N16/7 में। इट इज़ अ स्टेबल एटम, it is an unstable atom. It does not emit radiations. It emits radiations naturally. It has 7 neutrons in its nucleus. It has 9 neutrons in its nucleus. तो स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को जो है वो लर्न कर लेना है। ठीक है, चूँकि मोस्टली ये बुक के अंदर ही आंसर दिए हुए हैं तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के आने का ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनके आंसर जो है वो आपके चैप्टर के अंदर ही जो है वो गिवन होते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर लेना है। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।